ऊपर से देखने पर तुम बस एक साधारण स्पाइडरमैन हो, लेकिन असलियत में तुम एक ऐसे लड़के हो जिसके पास ओमनिट्रिक्स जैसी यूनिवर्स की टॉप लेवल टेक्नोलॉजी है जो लाखों एलियन स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जहां पीटर अभी भी इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं तुम खुद एक्शन लेकर अपनी किस्मत में लिखी ट्रेजेडी को खत्म करने निकल पड़े हो। यहां तक कि तुम आयरन मैन से भी सीधे भिड़ने को तैयार हो। वजह सिर्फ इतनी है कि 15 साल पहले तुम मार्वल की दुनिया में आकर पीटर पार्कर के कजिन बेन पार्कर बन गए थे और आंट मे ने तुम्हें भी अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। जब तुम 10 साल के थे तभी तुम्हें अचानक बाथरूम में एक ऐसी कॉस्मिक लेवल ब्लैक टेक्नोलॉजी मिल गई थी जिसे ओमनिट्रिक्स कहा जाता था। लेजेंड के मुताबिक यह छोटी सी वॉच लाखों एलियन स्पीशीज के डीएनए में बदल सकती थी। तुम्हारा सपना था कि एक दिन इसी पावर के दम पर आयरन मैन को हरा दोगे और वेनम को भी अपने पैरों तले कुचल दोगे। लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी वॉच को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले तुम ऑस्कॉर्प कंपनी की विजिट पर गए थे। वहां तुम्हारी नजर उस म्यूटेटेड स्पाइडर पर पड़ी। तुम पीटर का मौका छीनना नहीं चाहते थे। तुम्हारी बस यही उम्मीद थी कि स्पाइडर पहले पीटर को काटे और उसके बाद शायद तुम्हें भी काट ले, जिससे ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट हो जाए। लेकिन उस स्पाइडर ने अपना मिशन पूरा करते हुए पीटर को काटा और उसी वक्त लैबोरेटरी टेबल पर मर गया। तुमने पीटर के बालों का इस्तेमाल करके ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वॉच ने साफ बता दिया कि वह केवल इंटेलिजेंट स्पीशीज का जेनेटिक कोड रिकॉर्ड कर सकती है और स्पाइडर उस कैटेगरी में नहीं आता। तुम्हारे पास न ब्लड सीरम निकालने के लिए कोई प्रॉपर इक्विपमेंट था और न ही इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कि उसका डीएनए अलग कर सको। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक क्रेजी और बेहद रिस्की ऑप्शन बचा था, उस पॉइजनस स्पाइडर को खुद खाना। तुमने आंखें बंद की और उस जहरीली स्पाइडर को सीधे अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। ऐसा लगा जैसे हजारों टॉक्सिन्स एक साथ तुम्हारी नसों के अंदर दौड़ रहे हों और सीधे दिमाग तक पहुंच रहे हों। दर्द इतना ज्यादा था कि तुम अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी आंखों में लाल ब्लड वेसल्स उभर आईं, स्किन के नीचे अजीब सी हलचल होने लगी और तुम्हारे शरीर में तेज जेनेटिक म्यूटेशन शुरू हो गया। तुम्हारे अंदर एक खतरनाक और खूंखार इंस्टिंक्ट तेजी से बढ़ने लगी। कांपते हुए तुमने अपनी कलाई पर बंधी ओमनिट्रिक्स की तरफ देखा। 5 साल से तुम्हारे पास मौजूद यह वॉच अब भी पूरी तरह ब्लैक थी, यानी तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। नॉक नॉक नॉक, बाहर से आंट मे की आवाज आई, बेन तुम ठीक हो? तुम्हारा पूरा शरीर एकदम फ्रीज हो गया। उस समय तुम्हारा चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था और शरीर पर म्यूटेशन के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। तुमने संभाव खुद को संभाला और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक भारी और कर्कश आवाज निकल पाई। तुम्हें डर था कि कहीं आंट मे तुम्हारी असली हालत न देख ले। तभी अचानक तुम्हारी कलाई पर मौजूद ओमनिट्रिक्स ने तेज ग्रीन लाइट छोड़नी शुरू कर दी। वॉच ने डिटेक्ट कर लिया था कि तुम्हारे शरीर में सीवियर जेनेटिक कॉन्टैमिनेशन हो चुकी है। इसके बाद ओमनिट्रिक्स ने इमरजेंसी मोड में खुद को एक्टिवेट कर लिया। ग्रीन लाइट ने तुम्हारे पूरे शरीर को कवर कर लिया और स्पाइडर डीएनए को धीरे धीरे सप्रेस करके रिपेयर करना शुरू कर दिया। तेज रोशनी से आंट मे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसके सामने तुम बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े लेटे हुए थे और तुम्हारी आंखें पूरी तरह सफेद दिखाई दे रही थीं। तुमने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हाय मे। आंट मे ने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा और तुम्हारी तबीयत चेक करने लगी। उसी दौरान उसने बताया कि पीटर ने स्कूल में किसी से फाइट कर ली है और वह उसे लेने जा रही है। तुम्हें ज्यादा परेशान न देखकर आंट मे ने ज्यादा सवाल नहीं किए और कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। उसके जाते ही तुमने ब्लैंकेट हटाया। तुम्हारी आर्म पर अभी भी स्पाइडर पैटर्न जैसी हल्की जेनेटिक मार्किंग्स मौजूद थीं। यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर रखने वाली यह टॉप लेवल टेक्नोलॉजी आखिर एनर्जी के मामले में इतनी कमजोर निकली कि मुश्किल से 1.5 मिनट बाद ही उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद स्पाइडर म्यूटेशन पूरी तरह गायब हो चुकी थी और तुम्हारे अंदर उसकी एबिलिटीज परमानेंट रूप से बच गई थीं। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, सेंसेस और रिएक्शन स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। स्पाइडर पावर्स अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुकी थीं। अगले ही पल ओमनिट्रिक्स का डिस्प्ले ब्लू हो गया और वह कैलिब्रेशन मोड में चला गया। वॉच ने रैंडम एलियन डीएनए सिलेक्शन शुरू किया। 1 मिलियन से ज्यादा एलियन स्पीशीज में से सिर्फ 10 स्पीशीज सिलेक्ट की जानी थीं। तुमने सांस रोककर इंतजार किया।
आखिरकार ब्लू लाइट धीरे धीरे खत्म हुई और ऑमनिट्रिक्स के अंदर 10 एलियन फॉर्म्स दिखाई देने लगे। हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मट, डायमंड हेड, XLR-8, ग्रे मैटर, 4 आर्म्स और बाकी कुछ पावरफुल एलियन फॉर्म्स। अब तुम्हारे पास एक ऐसा अल्टीमेट लाइनअप था जिसमें रॉ पावर, सुपर स्पीड, इंटेलिजेंस, डिफेंस और अलग अलग तरह की एबिलिटीज मौजूद थीं। खासकर ग्रे मैटर यानी गलवान की इंटेलिजेंस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थी। थ्योरी के हिसाब से उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ऑमनिट्रिक्स की लिमिटेशंस को भी इवेंचुअली हैक या बाईपास कर सकती थी। तभी सीढ़ियों से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी एनहांस्ड हियरिंग ने तुरंत उन कदमों को पहचान लिया। तुमने जैसे ही सामने देखा, पीटर दरवाजे पर खड़ा था। तुम दोनों की नजरें मिलीं और उसी पल एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस हुआ। पीटर की आंखें फैल गईं। उसने कहा, तुम्हें भी स्पाइडर ने काटा है? तुमने आराम से बेड से टिकते हुए जवाब दिया, टेक्निकली बोलूं तो मैंने स्पाइडर को खाया है। पीटर कुछ सेकंड तक बिल्कुल फ्रीज रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि तुमने क्या कह दिया। लेकिन शॉक से बाहर आते ही वह अचानक बेहद एक्साइटेड हो गया। वह तुरंत कंप्यूटर के पास बैठा और ऑस्कोर्प की स्पाइडर रिसर्च के बारे में सर्च करने लगा। उसने डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की फाइल्स भी खोज निकाली और म्यूटेटेड स्पाइडर के पीछे का ट्रूथ समझने की कोशिश करने लगा। साथ ही वह अपने पेरेंट्स से जुड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन का भी पता लगाना चाहता था। पीटर ने तुम्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीटर ने हैरानी से पूछा, कोई इंटरेस्ट नहीं? बेन, हमारे पास सुपर पावर्स हैं। हम सुपर हीरोज बन सकते हैं, लेकिन सुपर हीरो शब्द भी तुम्हारे मन में कोई एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर पाया। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, आंट मे को प्रोटेक्ट करना। तुम जानते थे कि आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली हैं और तुम किसी भी हिडन थ्रेट को शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहते थे। ऑस्कोर्प के इस पूरे मेस में तुम अभी नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते थे, वही आदमी जो भविष्य में आंट मे की मौत का कारण बनने वाला था। तुम्हें उसे पहले ही रोकना था। तुम्हारे मन में फैसला पूरी तरह साफ था और अब पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। तुमने पीटर को कमरे से बाहर भेज दिया और डोर अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद तुमने ऑमनिट्रिक्स को एक्टिवेट किया। ग्रीन लाइट चमकी और अगले ही पल तुम एक छोटे से एलियन फॉर्म में बदल गए, ग्रे मैटर। तुम्हारा शरीर कुछ ही इंच का हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अचानक हजारों लाखों मैकेनिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस फ्लड होने लगीं। तुम्हारी थिंकिंग स्पीड सामान्य इंसान से सैकड़ों गुना तेज हो गई। तुमने ऑमनिट्रिक्स के इंटरनल सिस्टम और उसके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। तुमने वॉच की लिमिटेशंस को डिकोड करने और उसके सिस्टम में अपना नया प्रोग्राम डालने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थीं जिन्हें तुम पूरी तरह बाईपास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तुमने पहले प्रैक्टिकल काम करने का फैसला किया। तुम डेस्क पर चढ़े और सिर्फ 10 मिनट में कई दिनों से पेंडिंग अपना पूरा फिजिक्स होमवर्क खत्म कर दिया। इसके बाद तुमने अपना ध्यान एक और काम पर लगाया। तुमने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डाटाबेस में सीक्रेटली एक्सेस किया। सिक्योरिटी सिस्टम तुम्हारे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तुमने सर्च फिल्टर्स लगाए, ऐसा क्रिमिनल जिसकी रॉबरी की हिस्ट्री हो, जो क्वींस एरिया में एक्टिव हो और जिसकी रिस्ट पर स्टार शेप्ड टैटू हो। कुछ ही सेकंड्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल सामने आ गई, डेनिस कैराडाइन। एक लो लेवल क्रिमिनल जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और आने वाले दिनों में एक बड़ी रॉबरी करके शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा था। तुम्हें तुरंत समझ आ गया, यही वह आदमी है। यही वह इंसान है जो कुछ दिनों बाद आंट मे को गोली मारने वाला था। सिर्फ स्पाइडरमैन के जन्म के लिए एक इनोसेंट लाइफ को सैक्रिफाइस क्यों होने दिया जाए? तुम्हारे मन में यह सवाल और भी मजबूत हो गया। तुमने सिस्टम से एग्जिट किया और अपना ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दिया। अभी अभी की ट्रांसफॉर्मेशन लगभग आधे घंटे तक चली थी, जो ओरिजिनल ऑमनिट्रिक्स की नॉर्मल 10 मिनट की लिमिट से कहीं ज्यादा थी। स्पाइडर डीएनए ने तुम्हारे शरीर की जेनेटिक कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरेशन भी काफी बढ़ गई थी। तुम्हारे पास पूरे 30 मिनट थे और तुम्हें पता था कि इतने समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। अगले दिन सुबह तुमने आंट मे से कहा कि तुम अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर जा रहे हो। इसके बाद तुम जल्दी से घर से निकल गए, लेकिन तुम सीधे डेनिस कैराडाइन को ढूंढने नहीं गए। इस समय तुम्हारा अगला डेस्टिनेशन था हेल्स किचन। किचन के आसपास तुमने कुछ देर चक्कर लगाया और उसकी मूवमेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करके आखिरकार उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। यह क्रिमिनल सच में शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। एक तरफ वह अपना चोरी का माल बेचकर नया बायर ढूंढ रहा था
वहीं दूसरी तरफ अपने आखिरी बड़े काम को पूरा करने की प्लानिंग भी कर रहा था। देर रात तुमने देखा कि डेनिस एक अबैंडन फैक्ट्री में कुछ लोगों के साथ डील करने के लिए अंदर गया। अब सही मौका आ चुका था। तुम तुरंत एक छोटी सी गली में छिप गए और अपनी कलाई पर बंधे ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट किया। डायल घूमकर XLR8 यानी फास्ट ट्रैक के आइकन पर रुक गया। ग्रीन लाइट चमकी और तुम्हारा शरीर उसी पल तेजी से लंबा होकर बदलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा पूरा शरीर ब्लैक स्किन से ढक गया। चारों लिम्स और टेल पर ब्लू स्ट्राइप्स उभर आईं। तुम्हारे दोनों पैर रोलर लाइक स्ट्रक्चर में बदल गए और चेहरे पर ब्लैक मास्क आकर बैठ गया, जिसमें सिर्फ शार्प ट्रायंगुलर आइज दिखाई दे रही थीं। यह था XLR8, वह एलियन स्पीशीज जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अनबिलीवेबल स्पीड थी। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते ही तुम्हारे कानों में सिर्फ तेज हवा की आवाज बची। दोनों तरफ की बिल्डिंग्स इतनी तेजी से पीछे छूटने लगी जैसे दुनिया खुद रिवर्स में चल रही हो। कई किलोमीटर्स का रास्ता तुमने आधे मिनट से भी कम समय में तय कर लिया। दूसरी तरफ अबैंडन फैक्ट्री के अंदर डेनिस अभी अभी अपना ट्रांजैक्शन खत्म करके खुशी खुशी चोरी के पैसों को गिन रहा था। वह मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था कि कैसे रातों रात शहर से भाग निकले। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसके सिर के पीछे अचानक तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब डेनिस को दोबारा होश आया तो वह खुद को हवा में लटका हुआ पाया। उसके पैरों के नीचे दसियों मीटर्स गहरी खाली जगह थी। जरा सी मूवमेंट होते ही उसका पूरा शरीर लगातार झूलने लगता था। अंधेरी फैक्ट्री में धूल और लोहे की जंग की गंध फैली हुई थी। डेनिस ने नीचे देखने की कोशिश की और उसकी हालत खराब हो गई। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह एक लो लेवल क्रिमिनल था जो आम लोगों को डराकर अपना काम चला लेता था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर लटकाए जाने के बाद उसकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। तभी अंधेरे और सुनसान फैक्ट्री के बीच तुम्हारी आवाज गूंजी। डेनिस कैरेडाइन, तुम्हारी आवाज XLR8 की खास शार्प डबल टोन में गूंजी, जिससे पूरी फैक्ट्री में एक अलग ही प्रेशर पैदा हो गया। तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? डेनिस का पूरा शरीर कांपने लगा। वह रोते हुए गिड़गिड़ाया, सर मुझे नहीं पता। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं सब दे दूंगा। बस मुझे जाने दीजिए। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा चेहरा देख सके, लेकिन तुम शैडो के अंदर खड़े थे। उसे सिर्फ तुम्हारी एक धुंधली आउटलाइन दिखाई दे रही थी, जैसे कोई प्रेडेटर हमला करने से पहले अपने शिकार को देख रहा हो। तुमने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। यह सुनते ही डेनिस पूरी तरह टूट गया। उसके नीचे कई मीटर्स की हाइट थी और अगर वह गिरता तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह लगातार रोने लगा और गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। वह खुद को समझाने लगा कि उसने किसी का इतना बड़ा नुकसान नहीं किया है। उसने वादा किया कि वह आगे से क्राइम छोड़ देगा, न्यूयॉर्क छोड़कर चला जाएगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। तुम धीरे धीरे शैडो से बाहर आने लगे। तुम्हारे हर कदम की आवाज खाली फैक्ट्री में गूंज रही थी। जैसे जैसे तुम उसके करीब आते गए, डेनिस का डर और बढ़ता गया। तुम्हें सामने देखकर वह इतना डर गया कि उसने खुद पर कंट्रोल तक खो दिया। उसकी आंखों में सिर्फ भय था। तुमने उसे देखते हुए कहा, तुमने अभी तक किसी को नहीं मारा है। तुम्हारी आवाज में जरा भी इमोशन नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद तुम एक रॉबरी के बाद एक निर्दोष बुजुर्ग महिला को मारने की कोशिश करोगे। वह महिला अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने 2 बच्चों को पालने में लगा चुकी थी। सिर्फ इसलिए कि वह उस सड़क से गुजर रही होगी, उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों खत्म हो जाएगी। डेनिस कुछ पल के लिए बिल्कुल साइलेंट रह गया। फिर उसने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इम्पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं न्यूयॉर्क छोड़ दूंगा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके लिए तुम एक ऐसे पागल इंसान थे जो शायद फ्यूचर देख सकता था। लेकिन तुम जानते थे कि यह कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। यह वह फेट था जिसे तुम पहले से जानते थे। तुम्हें पता था कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वही घटनाएं वैसे ही होंगी। इसलिए तुम्हारे पास उससे बहस करने या उसे समझाने का कोई कारण नहीं था। तुमने XLR8 के रूप में उसकी तरफ आखिरी बार देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने गलत रास्ते को ब्लेम करना। इसके बाद तुम्हारे क्लॉस धीरे धीरे उस रोप के फाइबर्स में घुसने लगे जिससे डेनिस लटका हुआ था। एक एक करके रोप के फाइबर्स कटने लगे। डेनिस की चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। रोप अब लगभग पूरी तरह टूटने वाली थी। ठीक उसी पल बूम! फैक्ट्री की छत अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फट गई।
छत में एक बड़ा होल बन गया और उसके बीच से एक रेड एंड गोल्ड फिगर फ्लेम्स से घिरा हुआ तेजी से नीचे आया। उस फिगर के पाम से निकली रिपल्स ब्लास्ट की शॉकवेव सीधे जमीन से टकराई और धूल चारों तरफ फैल गई। वह तेजी से नीचे डाइव करता हुआ डेनिस के पास पहुंचा। डेनिस के जमीन पर गिरने से ठीक एक पल पहले उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और सेफली नीचे रख दिया। इसके बाद उसके आर्मोर के पैरों से फ्लेम्स निकली और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। अब वह तुम्हारी आंखों के सामने था। रेड एंड गोल्ड आर्मोर, ग्लोइंग आर्क रिएक्टर और हवा में होवर करता हुआ वह इंसान था, टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन। तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज चमका। तुम्हारे मन में तुरंत सवाल उठा, यह यहाँ कैसे आ गया? तुमने दांत भींच लिए। तुम्हारी पूरी प्लानिंग में तुमने हर पॉसिबिलिटी का कैलकुलेशन किया था, लेकिन आयरन मैन के बीच में आ जाने का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। तभी आर्मोर के अंदर से टोनी की एरोगेंट आवाज आई, तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी मार्क 3 आर्मोर की रेपुटेशन अब इतनी बड़ी हो गई है कि कोई म्यूटेटेड लिटिल लिजर्ड भी मुझे पहचानता है। तभी उसके कान में जार्विस की आवाज आई, सर, यह अर्थ की ज्ञात स्पीशीज नहीं है। टोनी ने आंखें घुमाई और कहा, थैंक्स जार्विस, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। असल में टोनी उस रात अपने नए इंजन की फ्लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट करने निकला था। इसी दौरान उसके सेंसर्स ने शहर के अंदर एक अननोन क्रीचर को बेहद हाई स्पीड पर मूव करते हुए डिटेक्ट किया। टोनी ने उस मिस्टेरियस सिग्नल को फॉलो किया और ठीक उसी समय इस मर्डर अटेम्प्ट को देख लिया। उसकी नज़र में तुम चाहे कोई जेनेटिक मॉन्स्टर ही क्यों न हो, लेकिन किसी इंसान की जान लेना उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। टोनी ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में रिपल्सर कैनन की हल्की व्हाइट लाइट चमकने लगी और उसने सीधे तुम्हें टारगेट कर लिया। आज मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे, फिर टोनी ने सख्त आवाज में कहा, हैंड्स अप डायनासोर बॉय। डायनासोर बॉय, यह सुनकर तुम्हें लगभग हंसी आ गई। तुम्हारे सामने खड़ा यह आदमी बिना पूरी सिचुएशन समझे तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा हो चुका था। तुमने कोल्ड वॉइस में कहा, स्टार्क, इस मामले से दूर रहो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी नजर जमीन पर पड़े डेनिस पर गई। फिर तुमने टोनी को चेतावनी दी, रास्ते से हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें भी हैंडल करूं। तुम आयरन मैन से लड़ना नहीं चाहते थे। वजह यह नहीं थी कि तुम उसे हरा नहीं सकते थे। असली प्रॉब्लम यह थी कि अगर तुम टोनी स्टार्क से ओपनली भिड़ते तो सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। एक बार तुम दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो SHIELD की नज़र जल्दी ही तुम पर पड़ सकती थी और ओमनिट्रिक्स का सीक्रेट एक्सपोज होने का खतरा था। लेकिन दूसरी तरफ तुम डेनिस को किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं थे। टोनी ने तुम्हारी बात सुनकर ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे उसे कोई मजाक सुनाई दिया हो। उसने कहा, न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट पर किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज अब पूरी तरह सीरियस थी। बैड गाय कौन है, इसका फैसला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? टोनी ने अपनी पाम कैनन तुम्हारी तरफ रखते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? जज या गॉड? तुम्हारे आसपास की हवा जैसे अचानक शांत हो गई। डेनिस नीचे डरा हुआ पड़ा था और ऊपर टोनी का आर्मोर लगातार तुम्हें टारगेट किए हुए था। दोनों के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही थी, लेकिन तुम अब भी पूरी तरह काम थे। तुम्हारी नजर टोनी की तरफ स्थिर रही और तुमने बिना किसी डर के एक एक शब्द को साफ और ठंडे अंदाज में कहा, मैं कोई भी नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज वहीं रुक गई, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन में किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी। सामने आयरन मैन खड़ा था, नीचे डेनिस था और तुम्हारे हाथ में अभी भी सिचुएशन को बदल देने वाली ओमनिट्रिक्स की पावर मौजूद थी। अगले कुछ सेकंड्स में जो होने वाला था वह सिर्फ तुम्हारे और टोनी स्टार्क के बीच की लड़ाई नहीं होने वाली थी, बल्कि ओमनिट्रिक्स का सीक्रेट भी खतरे में पड़ने वाला था। यह आदमी एक इनोसेंट बूढ़ी औरत की जान लेगा। अगर मैं उसे पहले ही रोक दूं तो उस औरत की जान बच सकती है, तुमने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। टोनी ने तुरंत जवाब दिया, रिडिक्युलस। सिर्फ तुम्हारी इस तथाकथित फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से तुम एक जिंदा इंसान को मार दोगे। इसे तुम क्या कहते हो? यह सीधा मर्डर है। तुमने टोनी के उस राइटियस एक्सप्रेशन को कुछ पल तक देखा और अचानक ठंडे अंदाज में हंस पड़े। तुम्हारी हंसी में जरा भी वार्मथ नहीं थी। फिर तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, टोनी स्टार्क, तुम्हें किस अधिकार से मुझे मर्डर के बारे में लेक्चर देने का हक है? स्टार्क इंडस्ट्रीज ने अपनी दौलत किस चीज से बनाई थी, यह भूल गए हो क्या? पूरी दुनिया के कितने बैटलफील्ड्स में तुम्हारे परिवार के बनाए वेपन्स से मारे गए लोगों की लाशें पड़ी हैं? कितने बच्चे उन वेपन्स की वजह से मारे गए जिन्हें तुम्हारी कंपनी ने बनाया था? तुमने अपने हाथों से जो वेपन्स बेचकर लोगों की जानें लीं, उनकी संख्या 10 डेनिस को जोड़ देने से भी ज्यादा होगी।
और अब सिर्फ आयरन आर्मोर पहन लेने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम जस्टिस के इनकारनेशन बन गए हो। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बैड गाय अपना हथियार छोड़ दे तो उसे तुरंत सेंट मान लिया जाए और एक इनोसेंट इंसान को उसकी किस्मत बार बार टॉर्चर करती रहे? तुम्हारे शब्द एक एक करके शार्प नाइव्स की तरह टोनी के दिल में उतरते गए। आर्मोर के अंदर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह कुछ पल तक बिल्कुल साइलेंट रहा। यह उसके पास्ट का वह हिस्सा था जिसके बारे में वह सबसे कम बात करना चाहता था। पुराने समय में मरने वाले लोगों की वे दूर की गिनतियां, जिन्हें वह कभी सिर्फ नंबर्स समझता था, अब उसके लिए अलग अर्थ रखती थीं। लेकिन जब वह खुद एक केव में लगभग मरने की हालत तक पहुंच गया था, तभी उसे उन नंबर्स के पीछे छिपी असली कीमत समझ आई। टोनी ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए मैंने वेपन्स फैक्ट्री बंद कर दी। उसकी आवाज में पहले वाला एरोगेंट कॉन्फिडेंस नहीं था। तुमने तुरंत जवाब दिया, फैक्ट्री बंद कर देने से क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या उन लोगों की मौतें सिर्फ इसलिए मिट गईं क्योंकि तुमने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी? क्या जो लोग मर चुके हैं वे सिर्फ तुम्हारे एक डिसीजन की वजह से तुम्हें फॉरगिव कर देंगे? तुम लगातार उसे दबाव में लेते रहे। तुम चाहे जितने भी लोगों की जान बचा लो, तुम्हें डेड लोगों की तरफ से उन्हें फॉरगिवनेस देने का अधिकार नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कुछ पल के लिए भारी साइलेंस छा गया। तुम्हारे सवालों के सामने टोनी के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसकी अपनी हिस्ट्री पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल्स अपनी जगह थे और दोनों की पोजीशंस अब आमने सामने खड़ी थीं। टोनी ने फिर से अपना हाथ उठाया। उसकी पाम कैनन की लाइट धीरे धीरे और ज्यादा ब्राइट होने लगी। अब उसके चेहरे पर फिर से डिटर्मिनेशन लौट आया था। इनफ, टोनी ने कठोर आवाज में कहा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ दो और सरेंडर कर दो, वरना मुझे फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुमने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। टोनी को लगा कि शायद तुम आखिरकार कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो। उसने अपनी गार्ड थोड़ी टाइट की और तुम्हारी अगली मूवमेंट का इंतजार करने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड तुम्हारी कोल्ड वॉइस सुनाई दी, 3 मिनट। 3 मिनट में तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे शब्द खत्म होते ही तुम्हारे पैरों ने जमीन को हल्का सा टच किया और पूरा शरीर उसी क्षण अपनी जगह से गायब हो गया। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई आफ्टर इमेज भी दिखाई नहीं दिया। बूम! टोनी ने इंस्टिंक्टिवली अपनी पाम कैनन फायर कर दी। रिपल्स बीम सीधे उस जगह जा टकराई जहां तुम कुछ पल पहले खड़े थे। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और आयरन प्लेटफॉर्म में एक बड़ा होल बन गया। टूटे हुए मेटल के पीसेस चारों तरफ उड़ने लगे। टोनी ने अपनी फिस्ट हिलाई और उसे लगा कि शायद अटैक हिट हो गया है। लेकिन तभी जार्विस की शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, सर, आपने टारगेट को हिट नहीं किया। टोनी ने भौहें उठाईं। आर यू किडिंग मी? उसने नीचे देखा और उसी क्षण उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम न जाने कब डेनिस के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। एक्सटेलआर 8 के शार्प क्लॉस डेनिस के सामने टिके हुए थे। पूरा मूवमेंट 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ था। टोनी कुछ पल के लिए स्टन रह गया। इतनी स्पीड, इम्पॉसिबल। यह गति उसकी कल्पना से भी बाहर थी और नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन की सीमा से बहुत आगे थी। टोनी ने गुस्से और शौक के साथ कहा, उसे छोड़ दो। तुमने उसकी तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, मेरा नाम एक्सएलआर 8 है। तुम्हारी मूवमेंट से डेनिस घबरा गया और टोनी की आंखों में डिसबिलीफ और एंगर एक साथ उभर आए। यू डेयर! टोनी पूरी तरह रेज में आ गया। उसके सामने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके सामने ओपनली एक इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके लिए यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि सीधा चैलेंज था। टोनी के आर्मोर के सारे वेपन्स तुरंत अनलॉक हो गए। आर्म कैनन्स, शोल्डर मिसाइल्स और एल्बो पल्स कैनन्स एक साथ तुम्हें टारगेट करने लगे। टोनी गर्जा, मैं तुम्हें पीसेज में तोड़ दूंगा। अगले ही पल कई ब्राइट एनर्जी बीम्स एक साथ फायर हुई। मिसाइल्स अपनी ट्रेल्स छोड़ते हुए तुम्हारी तरफ तेजी से आने लगे। लेकिन तुम्हारी नजर में ये अटैक्स लगभग स्लो मोशन में चल रहे थे। एक्सएलआर 8 की असली ताकत सिर्फ उसकी मूवमेंट स्पीड नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी एक्सट्रीम न्यूरल रिएक्शन और थिंकिंग स्पीड थी। तुम्हारी परसेप्शन में समय जैसे धीमा हो गया। हर एनर्जी बीम का ट्रेजेक्टरी, हर मिसाइल का पाथ और हर अटैक की डायरेक्शन तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई स्लो मोशन रिप्ले चल रहा हो। तुमने अपना पैर हिलाया और अगले ही क्षण एक ब्लैक लाइटनिंग की तरह डेंस अटैक्स के बीच दौड़ने लगे। एनर्जी बीम्स तुम्हारे शरीर के बिल्कुल पास से गुजरती रहीं। मिसाइल्स तुम्हें टारगेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तुम हर अटैक से पहले ही अपना पोजीशन बदल देते। फैक्ट्री के अंदर लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगे। बूम, बूम, बूम! एक के बाद एक धमाकों से पूरा अबैंडन फैक्ट्री स्ट्रक्चर हिलने लगा।
धूल और स्मोक ने चारों तरफ का माहौल ढक लिया। कुछ ही पलों में पूरा बिल्डिंग लगभग कोलैप्स होने की हालत में पहुंच गया। लेकिन जब स्मोक धीरे धीरे हटने लगा, तब भी तुम उसी जगह खड़े थे, पूरी तरह अनहार्म्ड। तुमने टोनी की तरफ देखकर हल्की सी मॉकिंग स्माइल दी और कहा, बहुत स्लो हो स्टार्क। तुम्हारी स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स में बस इतनी ही पावर है। टोनी गुस्से से दांत पीसने लगा। शट अप। उसने तुरंत अपने आर्मोर के थ्रस्टर्स एक्टिवेट किए और पूरी स्पीड से तुम्हारी तरफ चार्ज कर दिया। अब उसने डिसाइड किया कि लॉन्ग रेंज अटैक्स बेकार हैं, इसलिए वह क्लोज कॉम्बैट में जाकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बॉडी साइज वाला क्रीचर उसके आर्मोर की ताकत को विथस्टैंड कर सकता है। लेकिन जैसे ही टोनी तुम्हारे सामने पहुंचा, तुम फिर से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। अगले ही सेकंड तुम उसके पीछे दिखाई दिए। तुमने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे मौजूद आर्क रिएक्टर एरिया पर एक जोरदार किक मारी। धड़ाम। इतनी जबरदस्त फोर्स लगी कि टोनी का पूरा आर्मोर्ड बॉडी कई सेकंड्स तक हवा में आगे की तरफ झटके से चला गया और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। टोनी अभी खुद को स्टेबलाइज भी नहीं कर पाया था कि तुम्हारी टेल एक स्टील whip की तरह तेजी से उसकी तरफ आई। वैम। तुम्हारी टेल सीधे उसके हेलमेट के साइड पर जोर से लगी। मेटल इम्पैक्ट की तेज आवाज पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। टोनी आर्मोर समेत साइडवेज उड़ता हुआ फैक्ट्री की दीवार से जा टकराया। दीवार टूटती हुई वह बाहर खुले एरिया में जा गिरा और जमीन पर एक लंबी ट्रेंच बनती चली गई। आर्मोर के अंदर टोनी का सिर घूम रहा था। उसकी विजन कुछ पल के लिए ब्लर हो गई और कानों में लगातार बजिंग साउंड गूंज रही थी। जार्विस ने तुरंत रिपोर्ट किया, सर, माइनर कॉन्कशन डिटेक्टेड। टोनी ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, इस मॉन्स्टर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सैकड़ों किलोमीटर्स पर आर की हाई स्पीड कोलिजन और एक्सएलआर 8 की अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन ने इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा दिया था। यहां तक कि हाईली ड्यूरेबल आर्मोर भी उस फोर्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। टोनी ने समझ लिया कि अपनी ह्यूमन रिएक्शन स्पीड के दम पर वह तुम्हारी मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत एक डिसीजन लिया। जार्विस, ऑटोमेटिक कॉम्बैट मोड। जार्विस ने जवाब दिया, अंडरस्टूड सर। आर्मोर का कंट्रोल धीरे धीरे एआई को ट्रांसफर होने लगा। ऑटोमेटिक कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। आर्मोर की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी और उसके सभी वेपन्स ने ऑटोमेटिक टारगेट लॉक एक्टिवेट कर लिया। जार्विस की रिएक्शन स्पीड इंसान से कहीं ज्यादा थी। थ्योरी के हिसाब से अब वह तुम्हारी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था। टोनी ने गुस्से से तुम्हारी तरफ देखा और कहा, कम ऑन डायनासोर बॉय, अब देखते हैं तुम कितनी देर तक डॉज कर सकते हो। तुमने धीरे से अपनी रिस्ट घुमाई, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स किया और तुम्हारे होठों के किनारे एक हल्की ठंडी स्माइल उभर आई। सामने अब टोनी अकेले नहीं था, उसका एआई कंट्रोल्ड आर्मोर भी पूरी तरह बैटल मोड में जा चुका था। फैक्ट्री में फिर से एक भारी साइलेंस छा गया। एक तरफ टोनी स्टार्क का एडवांस्ड आर्मोर था, दूसरी तरफ एक्सएलआर 8 की अनबिलीवेबल स्पीड। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। टोनी के आर्मोर के वेपन्स लगातार तुम्हें ट्रैक कर रहे थे, जबकि तुम पूरी तरह काम खड़े थे। तुम्हारे चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था, जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि अगला अटैक किस डायरेक्शन से आने वाला है। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। फास्ट स्पीड बैटल का दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। तुमने अपना शरीर नीचे झुकाया और दौड़ने की स्टार्टिंग पोजीशन ले ली। तुम्हारा मास्क पूरी तरह नीचे आ गया। तुम्हारी आवाज ठंडी और बेहद गंभीर थी, उम्मीद है तुम इसे विथस्टैंड कर पाओगे। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुम दोबारा मूव कर चुके थे। इस बार तुमने गोल गोल घूमकर अटैक करने के बजाय सीधे टोनी की तरफ चार्ज किया। तुम्हारी ब्लैक फिगर इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि हवा में एक लंबी ब्लैक लाइन जैसी दिखाई देने लगी और तुम्हारी स्पीड से एक जोरदार सोनिक बूम पैदा हुआ। जार्विस ने तुरंत टारगेट लॉक किया। टारगेट लॉक, फायर। अगले ही पल टोनी के आर्मोर के सारे वेपन्स एक साथ एक्टिवेट हो गए, लेकिन फिर भी वह एक स्टेप पीछे रह गया। एनर्जी बीम्स फायर होने से ठीक पहले तुम टोनी के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे। धड़ाम। तुम्हारा शरीर पूरी स्पीड के साथ मार्क 3 आर्मोर की चेस्ट और आर्क रिएक्टर एरिया से टकराया। ऐसा लगा जैसे हाई स्पीड ट्रेन सीधे टोनी के ऊपर आकर टकरा गई हो। जबरदस्त इम्पैक्ट से टोनी का पूरा आर्मोर्ड बॉडी पीछे की ओर उड़ गया। उसके आर्मोर पर जोरदार दबाव पड़ा और वह पीछे मौजूद बिल्डिंग से जा टकराया। आर्मोर की बैक वॉल से घर्षण के कारण स्पार्क्स निकलने लगे। कंक्रीट वॉल इम्पैक्ट से टूटकर बिखर गई और ब्रिक्स नीचे गिरने लगी। जार्विस ने तुरंत डैमेज रिपोर्ट दी, आर्मोर डैमेज 26%।
आर्क रिएक्टर आउटर केसिंग पर माइनर डिफॉर्मेशन डिटेक्टेड, चेतावनी की आवाज लगातार टोनी के हेलमेट के अंदर गूंज रही थी। टोनी को जोरदार झटका लगा था और वह कुछ पल के लिए पूरी तरह डिसोरिएंटेड हो गया। सुबह खाया हुआ खाना भी उसके हेलमेट के अंदर ही उलट गया। टोनी ने गुस्से में कहा, डैम, नेक्स्ट जनरेशन आर्मोर में मुझे डेफिनेटली बेटर वेंटिलेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसने खुद को संभाला और तुरंत पूरे शरीर के थ्रस्टर्स एक्टिवेट कर दिए। उसी समय उसने तुम्हारे आर्म को पकड़ लिया। आर्मोर के सभी प्रोपल्शन पोर्ट्स ने एक साथ फुल पावर पर फ्लेम्स छोड़नी शुरू कर दी। टोनी का इरादा साफ था, वह अपने आर्मोर की इमेंस थ्रस्ट पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें दूर फेंकना चाहता था। तुम उस समय उसके हेलमेट और हेड एरिया को पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस सडन मूव की तुम्हें उम्मीद नहीं थी। अचानक पूरी थ्रस्ट फोर्स तुम्हारी तरफ ट्रांसफर हुई और तुम्हारा बैलेंस बिगड़ गया। तुम टोनी के साथ साइड डायरेक्शन में तेजी से उड़ने लगे, लेकिन अगले ही पल तुमने सिचुएशन को समझ लिया। तुमने तुरंत अपना ग्रिप छोड़ दिया और अपने शरीर को हवा में कॉम्पैक्ट करके एक बॉल की तरह मोड़ लिया। इसके बाद तुम जमीन पर लगातार रोल करने लगे। हर बार जमीन से टकराते हुए छोटे छोटे इम्पैक्ट मार्क्स बनते गए। तुम कई किलोमीटर्स तक रोल करते रहे, जब तक कि आखिरकार तुम्हारी मोमेंटम पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। कुछ क्षण बाद तुम जमीन से उठकर खड़े हो गए। तुमने अपने शोल्डर्स और रिस्ट्स को हल्का सा रोटेट किया और शरीर को चेक किया। तुम्हारी बॉडी से हल्की क्रैकिंग जैसी आवाजें आईं, लेकिन तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक्सटेलआर 8 की रिजेनरेटिव एबिलिटी बेहद पावरफुल थी। इतना बड़ा इम्पैक्ट भी तुम्हारे लिए सिर्फ थोड़ी सी स्टिफनेस और नम्बनेस जैसा था। तुमने दूर देखा। टोनी भी दोबारा खुद को स्टेबलाइज कर चुका था और अब हवा में होवर कर रहा था। उसकी मार्क 3 आर्मोर बुरी तरह डैमेज्ड दिखाई दे रही थी। कई जगहों से पेंट निकल चुका था और आर्मोर पहले की तुलना में काफी बैटर्ड लग रहा था। फिर भी वह अभी लड़ने की स्थिति में था। तुमने उसकी तरफ देखा और हल्की कोल्ड स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर स्टार्क? इतनी जल्दी थक गए? टोनी के अंदर गुस्सा फिर से भड़क उठा, लेकिन उसके मन में वह साफ समझ चुका था कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस क्रीचर की स्पीड एब्सर्ड थी। वह नॉर्मल फिजिक्स को ही इग्नोर करता हुआ लग रहा था। टोनी ने दांत भींचते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो। अगर हिम्मत है तो भागना बंद करो और सामने से फाइट करो। तुम यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए। सामने से फाइट? तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम कुछ भूल रहे हो? मैं एक्सएलआर 8 हूं। जब मुकाबला स्पीड का है तो आखिर मैं आयरन आर्मोर पहने हुए आदमी से रेस क्यों करूं? तुम्हारे पैरों के नीचे धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होने लगा। तुम्हारा शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और तुम्हारी नजर सीधे टोनी की चेस्ट पर टिक गई। तुम्हारा टारगेट था उसके आर्मोर का सबसे वल्नरेबल पॉइंट, आर्क रिएक्टर। टोनी ने तुम्हारी आंखों में वह फोकस देखा तो उसके अंदर अचानक एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेंजर पैदा हुआ। उसे महसूस हो गया कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। उसने घबराकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी तरफ से जवाब सिर्फ एक तेज ब्रेकिंग साउंड था। अगले ही पल तुमने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी। तुम्हारी स्पीड तुरंत मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई। ह्यूमन आइज तुम्हारी मूवमेंट को पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पा रही थीं। यहां तक कि जार्विस के हाई स्पीड कैमरास भी सिर्फ एक ब्लर्ड ब्लैक लाइन कैप्चर कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी स्पीड ने आसपास की हवा और स्पेस को ही डिस्टोर्ट कर दिया हो। टोनी की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। जार्विस ने आर्मोर को डॉज कमांड देने की कोशिश की। आर्मोर ने तुम्हारी ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी शुरू की, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। टू फास्ट, टोनी के मन में यही शब्द आया। अगले ही क्षण तुम एक ब्लैक लाइटनिंग की तरह सीधे उसकी चेस्ट की तरफ बढ़े। तुम्हारे शार्प ब्लैक क्लॉस सनलाइट में चमक रहे थे। तुम्हारी पूरी मोमेंटम एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड थी, आर्क रिएक्टर। तुमने बिना किसी हेजिटेशन के अपना अटैक पूरा किया। कड़क एक क्रिस्प क्रैकिंग साउंड सुनाई दी। तुम्हारे तेज क्लॉस ने हाई स्पीड इंपैक्ट के दौरान आर्क रिएक्टर की आउटर केसिंग को पेनिट्रेट कर दिया। ऊपर से देखने पर तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पाइडरमैन जैसे दिखाई देते थे, लेकिन असल में तुम एक ऐसे यंग हैकर थे जिसके पास ऑमनेट्रिक्स जैसी टॉप लेवल एलियन टेक्नोलॉजी थी जो लाखों एलियन स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। अबैंडन्ड फैक्ट्री के बाहर खुले इलाके में उस समय तुम एक्सटेलआर 8 के रूप में आयरन मैन से बैटल कर रहे थे। तुम्हारा आर्म अभी भी टोनी के आर्मोर के बेहद करीब था। तुमने अपने हाथ को तेजी से पीछे खींचा, जैसे किसी लोडेड वेपन को वापस खींचा जाता है। टोनी के आर्मोर से अचानक शॉर्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलने लगे।
उसके हेलमेट की लाइट्स कुछ बार फ्लिकर हुई और फिर पूरी तरह डार्क हो गईं। भारी मार्क 3 आर्मोर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसके सिल्वर ब्लू आर्क रिएक्टर पर एक छोटा सा डैमेज्ड ओपनिंग दिखाई दे रहा था, जैसे आर्मोर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर डायरेक्ट हिट हुआ हो। तभी जार्विस की आवाज आर्मोर के अंदर गूंजी, सर, आर्क रिएक्टर डैमेज्ड, एनर्जी लीकेज डिटेक्टेड। टोनी कॉन्सिक्वेंसेस को बाकी किसी से ज्यादा अच्छी तरह समझता था। यह आर्क रिएक्टर सिर्फ आर्मोर की पावर सप्लाई नहीं था। यही डिवाइस उसके शरीर के अंदर मौजूद शैपनल फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से नियंत्रित रखने में मदद करता था, ताकि वे उसके हार्ट तक न पहुंचें। तुम्हारे इस अटैक ने सीधे उसकी सबसे वल्नरेबल पॉइंट को हिट किया था। डैमेज इतना बड़ा नहीं था कि रिएक्टर तुरंत बंद हो जाए, लेकिन इससे डेंजरस एनर्जी लीकेज शुरू हो सकती थी। कुछ ही सेकंड्स में टोनी की हालत तेजी से खराब होने लगी। जार्विस ने तुरंत रिएक्टर आउटपुट को रिड्यूस कर दिया और सिर्फ बेसिक लाइफ सपोर्ट फंक्शंस को मेंटेन किया। इसके साथ ही उसने कहा, सर, आई एम कॉन्टैक्टिंग मिस पॉट्स। टोनी ने मुश्किल से अपनी नोसिया और डिजीनेस को कंट्रोल किया। वह अभी तक यह भी ठीक से नहीं समझ पाया था कि तुम कौन हो और तुम्हारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन एक बात वह बिल्कुल नहीं चाहता था, पेपर को इस सिचुएशन में किसी डेंजर में डालना। टोनी ने अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करने की कोशिश की और खुद से पूछा, मेरे पास अभी कितना टाइम है? तुमने उसे खत्म करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसके बजाय तुम्हारी नजर उसके मार्क 3 आर्मोर पर चली गई। जितना तुम उस आर्मोर को देखते गए, उतना ही तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए बेहद वैल्यूएबल थी। तुमने सोचा कि अगर इस आर्मोर की टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जाए तो ऑमनिट्रिक्स और दूसरी एलियन टेक्नोलॉजी के साथ भी कई पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। इसलिए तुमने अटैक जारी रखने के बजाय आर्मोर को एग्जामिन करने का फैसला किया। तुम्हारे दोनों हाथ अचानक इतनी तेजी से मूव हुए कि वे सिर्फ आफ्टर इमेजेस जैसे दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही तुमने टोनी के आर्मोर के एक आर्म सेक्शन को अलग कर दिया। टोनी घबरा गया। उसने जोर से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? आर्मोर शट डाउन होने के बाद टोनी का फील्ड ऑफ व्यू भी काफी नैरो हो गया था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके पास से कुछ तेजी से गुजरा और आर्मोर का एक हिस्सा गायब हो गया। वह अंदर से कंफ्यूज्ड और नर्वस था, लेकिन तुम पूरी तरह फोकस्ड थे। तुमने ठंडी आवाज में कहा, टाइम इज मनी टोनी। तुमने मेरा कई मिनट का टाइम वेस्ट किया है। मुझे अपना नुकसान किसी न किसी तरह रिकवर करना ही होगा। इसके बाद तुमने आर्मोर को फोर्सफुली डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। तुम्हारे तेज और प्रेसाइज मूवमेंट्स के कारण आर्मोर के छोटे छोटे सेक्शंस लगातार अलग होते गए। कुछ ही मोमेंट्स में टोनी का हेलमेट सेक्शन भी तुम्हारे सामने था। तुमने उसके फेस प्लेट को पकड़कर जोर से ऊपर उठाया और आर्मोर का फ्रंट सेक्शन खुल गया। टोनी ने अचानक घबराकर रिएक्शन दिया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी एलियन बॉडी इतनी आसानी से उसकी मार्क 3 आर्मोर को कैसे खोल सकती है। तुमने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने अपने आर्मोर को कैन जैसा बना रखा है। टोनी ने कंफ्यूज्ड होकर आर्मोर की स्थिति देखी। फिर उसने अपनी हालत पर खुद ही कमेंट किया, 1 मिनट, यह कोई नॉर्मल कैन नहीं है। तुम्हारी नज़र उसके आर्मोर के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी पर थी। तुम हर कंपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। तुम्हारे लिए यह फाइट अब सिर्फ बैटल नहीं रह गई थी, यह एक अनएक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी स्टडी बन चुकी थी। टोनी की हालत अभी भी खराब थी और जार्विस लगातार सिस्टम वार्निंग्स दे रहा था। फिर भी टोनी की आंखों में डिटर्मिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा क्रीचर बेहद डेंजरस था, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि उसके आर्मोर की टेक्नोलॉजी इस लड़ाई में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ तुम बिल्कुल काम खड़े थे। तुम्हारी XLR-8 फॉर्म अभी भी एक्टिव थी और तुम्हारी नज़र आर्मोर के अलग अलग कंपोनेंट्स पर घूम रही थी। फैक्ट्री के बाहर हवा चल रही थी और डैमेज्ड मार्क 3 आर्मोर के आसपास छोटे छोटे स्पार्क्स चमक रहे थे। एक तरफ घायल और डैमेज्ड आयरन मैन था, दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ में अब उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को समझने का मौका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस कॉन्फ्रंटेशन का अगला कदम टोनी स्टार्क के लिए और भी मुश्किल होने वाला था। ये कोई फिश कैन नहीं है। तुमने के भाव से टोनी के हाथ में पकड़े मास्क को झटका दिया और उस पर लगी गंदगी पूरी तरह टोनी के चेहरे पर वापस जा गिरी। टोनी का चेहरा गुस्से से आयरन जैसा सख्त हो गया और उसके बाल भी बुरी तरह बिखर गए। तुमने शांत भाव से कहा, तुम सोच रहे हो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली तुम्हारी अपनी वजह से। याद है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मेरे काम में ज्यादा इंटरफियर मत करना।
तुम्हारे हाथ लगातार आर्मोर को डिसमेंटल करने में लगे हुए थे। तुमने मजाकिया अंदाज में कहा, पहले मुझे इस चीज को पूरे 100 बार वॉश करना पड़ेगा। शायद एक पूरी कैन डिशवॉशिंग लिक्विड भी लगानी पड़े। टोनी ने तुरंत कहा, मेरे पास इससे बेहतर सजेशन है, इसे मत छुओ। लेकिन तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीच काम में ही तुमने उसे हल्का सा पंच दे दिया और डिसमेंटलिंग स्पीड और बढ़ा दी। आधे मिनट से भी कम समय में पूरी मार्क 3 आर्मोर अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स में बदल चुकी थी। तुमने सारे कंपोनेंट्स उठाए। पार्ट्स का पाइल लगभग तुम्हारी हाइट जितना ऊंचा था। तुमने उन्हें अपने कंधे पर लादा और टोनी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी सलाह है कि तुम अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड को अभी कॉल कर दो, वरना तुम्हें पैदल स्टार टावर वापस जाना पड़ेगा और कल तुम्हारी यही हालत हर न्यूज हेडलाइन में दिखाई देगी। इतना कहकर तुम पार्ट्स लेकर तेजी से वहां से निकल गए। रास्ते में तुम्हें एक बात नोटिस हुई, इतने सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होने के बावजूद एक भी पार्ट रास्ते में नहीं गिरा। तुमने तुरंत सोचा कि शायद XLR-8 की स्पीड बेस्ड फिजिकल फोर्स और स्पाइडरमैन की बायोलॉजिकल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपस में कॉम्बाइन हो रही थीं। तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई। तुमने एक मोमेंट में सारे पार्ट्स स्कैन किए और आर्मोर का पूरा लेआउट एनालाइज कर लिया। तभी तुम्हें आर्मोर के अंदर छिपा एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई दिया। तुमने उसे तुरंत लोकेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद तुमने कंपोनेंट्स को व्यवस्थित किया। मार्क 3 को अभी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जब अगली बार लिटिल कैवलरी में ट्रांसफॉर्म करूंगा तब इसे आराम से एनालाइज करूंगा। फिलहाल सबसे जरूरी था स्कूल पहुंचना। तुम्हें याद आया कि क्लास शुरू होने वाली है। तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई और लगभग 10 सेकंड्स बाद स्कूल पहुंच गए। रास्ते के कैमरास अवॉइड करके सीधे रेस्टरूम में घुसे। कुछ सेकंड्स बाद ट्रांसफॉर्मेशन खत्म किया और नॉर्मल रूप में वापस आ गए। तभी स्कूल बेल बस उठी। तुमने किताबें संभाली और आखिरी मोमेंट पर क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। डोर खुलते ही तुम लगभग उसी समय अंदर पहुंचे। टीचर ने तुम्हें देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। तुमने राहत की सांस ली, लेकिन टीचर ने कहा, बेन पार्कर, तुम लेट हो। तुम अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोले, आखिर स्पीडस्टर्स हमेशा लेट क्यों होते हैं? तुम बैठ गए। अमेरिका के स्कूल में स्टूडेंट का क्लास में आ जाना ही कई बार काफी माना जाता था, इसलिए कुछ सेकंड्स की देरी पर कोई बड़ा इशू नहीं बना। फ्रंट रो में बैठी एक व्हाइट हेयर्ड लड़की ने टीचर के मुड़ते ही अपना सिर पीछे किया और धीरे से पूछा, हे बेन, आज तुम लेट क्यों हुए? तुमने होमवर्क निकालते हुए कैजुअली कहा, सिर्फ 1 सेकंड लेट हुआ हूँ। इसे टेक्निकली लेट नहीं कह सकते। वह फेलिसिया हार्डी थी, स्कूल में मशहूर एक रिच फैमिली की ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन तुम उसके दूसरे सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में भी जानते थे, फ्यूचर की ब्लैक कैट। हालांकि अभी फेलिसिया खुद अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके पिता का अतीत और उसकी जिंदगी का वह रास्ता अभी बहुत दूर था। फेलिसिया ने तुम्हारी बात सुनकर होंठ सिकोड़ लिए। तुम्हारे पास हर बात के लिए कोई न कोई एक्सक्यूज होता है। इतना कहकर वह अपनी सीट पर वापस बैठ गई। लेकिन तुम्हें किताब खोलकर पूरी सीरियसनेस से पढ़ते देखकर उसके मन में हल्की सिंपैथी पैदा हुई। शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्कूल के एब्सोल्यूट टॉप जीनियस नहीं। फेलिसिया के मन में आया कि वह तुम्हें स्टडी ग्रुप के लिए इनवाइट करे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि टीचर अचानक पीछे मुड़ गया और फेलिसिया तुरंत सीधी होकर बैठ गई। तुम्हें उसकी इस छोटी सी कोशिश का पता तक नहीं चला। तुम्हारे दिमाग में फिलहाल सिर्फ अभी अभी हाथ लगी आयरन मैन की एडवांस्ड आर्मोर टेक्नोलॉजी चल रही थी। मार्क 3 का मैकेनिकल स्ट्रक्चर तुम्हें बेहद इंटरेस्टिंग लग रहा था। तुम सोच रहे थे कि अगली बार लिटिल कैवलरी में ट्रांसफॉर्म करके आर्मोर की पूरी स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को डीपली समझ सकोगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री आर्क रिएक्टर थी। टोनी ने कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को इतना कॉम्पैक्ट किया था कि पूरा पावर सिस्टम लगभग हार्ट साइज के स्पेस में फिट हो गया था। अगर तुम इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझ पाए तो फ्यूचर में अपना एडवांस्ड सूट या मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाना भी संभव हो सकता था। इसी सोच में खोए हुए थे कि अचानक तुम्हारे दिमाग में एक familiar सेंसेशन महसूस हुई। तुम्हारे एनहांस्ड सेंसेस ने किसी चीज की मूवमेंट नोटिस की। तुमने बिना ज्यादा सोचे हाथ उठाया और आने वाली चीज को परफेक्टली कैच कर लिया। तुमने हाथ में पकड़ी चीज को देखा तो वह एक छोटा पेपर नोट था। तुमने नजर उठाई और सामने फेलिसिया को देखा। वह तुम्हें देखकर हल्का सा विंक कर रही थी और बिना आवाज के लिप्स से कुछ कह रही थी। तुमने नोट खोला। उसमें स्टडी ग्रुप का इनविटेशन था। फेलिसिया का मानना था कि तुम्हारा कजिन पीटर पार्कर और उसका दोस्त ग्वेन स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं और पीटर को किसी स्मार्ट गर्ल से मिलवाना उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तुमने हल्का सा सिर हिलाया और पेपर को मोड़कर एक छोटा सा बॉल बना दिया।
सॉरी फेलिसिया, स्कूल के बाद मेरे पास कुछ जरूरी काम है। और पीटर की बात करें तो मुझे लगता है कि उसके पास भी हाल में ज्यादा फ्री टाइम नहीं है। तुम्हारी बात सुनते ही फेलिसिया का एक्सप्रेशन बदल गया। वह नाराज होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा बैठी। उसके मन में तुरंत आया, एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज हैं। साथ में स्टडी नहीं करना तो सीधा बोल दो। उसने मन ही मन फैसला किया कि आज स्कूल खत्म होने तक वह तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेगी। फिर वह खुद और ग्वेन मिलकर स्टडी ग्रुप बनाएगी, ग्रेड्स इंप्रूव करेगी और तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हें इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। अगर कभी तुम खुद उसके पास आकर रिक्वेस्ट करोगे तभी वह मानने के बारे में सोचेगी। तुम्हें उसकी इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। तुमने बस सिर घुमाया और पूरी तरह क्लास पर ध्यान देने लगे। अजीब बात यह थी कि आज तुम्हारा दिमाग सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा क्लियर महसूस हो रहा था। जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में पहले काफी समय लगता था वे आज पहली बार में ही समझ आ रहे थे। तुम सोचने लगे कि क्या यह स्पाइडरमैन एबिलिटीज की वजह से ब्रेन एनहांसमेंट है या फिर लिटिल कैवलरी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मिली एलियन नॉलेज अभी भी तुम्हारे दिमाग में किसी तरह मौजूद है। शायद दोनों का कॉम्बिनेशन था। तुम जानते थे कि अभी भी तुम्हें जीनियस कहना सही नहीं होगा। पीटर तो मिडिल स्कूल में ही ऐसी वेब मटेरियल बना सकता था जो अपने समय की टेक्नोलॉजी से कई साल आगे थी। वहीं डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की बायोलॉजिकल रिसर्च और उसके एक्सपेरिमेंट्स की टेक्नोलॉजी भी सामान्य साइंस से काफी आगे थी। लेकिन तुम्हारे पास ऑमनिट्रिक्स था जिसमें मिलियंस ऑफ एलियन स्पीशीज के जीन्स मौजूद थे और उनमें काउंटलेस हाईली इंटेलिजेंट स्पीशीज भी शामिल थीं। अगर तुम लिटिल कैवलरी की इंटेलिजेंस और ऑमनिट्रिक्स की बाकी एबिलिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी सामान्य इंसानों से कहीं आगे जा सकती थी। पूरा दिन क्लासेस में निकल गया। तुम्हें लगा जैसे हर नॉलेज पॉइंट अपने आप कनेक्ट होकर किसी क्लियर पैटर्न में बदल रहा है। तुम्हारा दिमाग पहले की तरह उलझा हुआ नहीं था। दूसरी तरफ फेलिसिया पूरे दिन तुम्हें इग्नोर करने का नाटक करती रही। वह बार बार तुम्हारी तरफ देखना चाहती थी लेकिन खुद को रोकती रही। उसके मन में था, मैंने इसे पूरा दिन इग्नोर किया है, अब तो इसे जरूर बुरा लग रहा होगा। लेकिन जब स्कूल खत्म हुआ और उसने तुरंत तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारी सीट पहले ही खाली थी। दूर हॉलवे में उसने तुम्हें देखा। तुम बिना पीछे देखे तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे। फेलिसिया का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने गुस्से में पैर पटका। पूरे दिन इग्नोर किया और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन तुम उस समय किसी और ही चीज में पूरी तरह फोकस्ड थे। तुम्हारा दिमाग पूरे दिन की पढ़ाई को प्रोसेस कर रहा था और हर नॉलेज पॉइंट तुम्हें पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। तुम स्कूल से निकलकर हॉलवे में पहुंचे ही थे कि सामने से पीटर पार्कर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। वह भी काफी जल्दबाजी में था। तुम्हें देखते ही पीटर ने कहा, बेन, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर कॉनर्स को ढूंढने चलोगे? तुम्हारी आंखों में हल्की चमक आई। पीटर को लगा कि शायद तुम उसके लिए स्पेशली रुके हुए थे, लेकिन तुमने तुरंत उसके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने कैजुअली अपने शोल्डर्स श्रग किए, लेकिन अंदर से तुम जानते थे कि डॉक्टर कॉनर्स की बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और ऑमनिट्रिक्स की जेनेटिक साइंस के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कनेक्शन हो सकता है। तुम्हारे पास अभी जितनी नॉलेज थी उससे उस सिरम को पूरी तरह समझना आसान नहीं था। अगर तुम लिटिल कैवलरी में ट्रांसफॉर्म कर सको तो शायद उसके रिसर्च और जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिकोड करना संभव हो, लेकिन तुम किसी भी हालत में अपनी आइडेंटिटी पीटर या कॉनर्स के सामने रिवील नहीं कर सकते थे। आज सुबह ही तुमने XLR-8 के रूप में टोनी स्टार्क के सामने एक क्रिमिनल को मार दिया था। अब तुम पहले से ही डेंजर जोन में थे। स्टार्क इंडस्ट्रीज, SHIELD और बाकी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र अगर तुम पर पड़ी तो ऑमनिट्रिक्स का सीक्रेट ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। तुमने पीटर की तरफ देखा और कहा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं बाद में देखूंगा। पीटर अभी भी तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान पहले ही आगे की योजना पर जा चुका था। तुम्हें समझ आ रहा था कि कॉनर्स की रिसर्च सिर्फ पीटर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ऑमनिट्रिक्स के लिए भी बेहद वैल्यूएबल हो सकती है। मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी सुरक्षा और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना था। तुम्हारे चेहरे पर बाहर से सामान्य एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर तुम्हारा दिमाग तेजी से कैलकुलेशंस कर रहा था। तभी तुम्हें महसूस हुआ कि आज की घटनाएं धीरे धीरे तुम्हें उसी रास्ते की तरफ धकेल रही थीं जहां स्पाइडरमैन की कहानी शुरू होने वाली थी। तुमने मन ही मन फैसला किया कि चाहे जो हो तुम अपनी तरफ से इस कहानी के सबसे खतरनाक हिस्सों को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश करोगे।
इसके अलावा एलियन स्पीशीज की जेनेटिक्स की असली नॉलेज रिचर्ड पार्कर द्वारा पीटर के लिए छोड़े गए उस ब्रीफकेस में छिपी हुई है। इसलिए तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें डॉक्टर कॉनर्स के पास जाने की याद दिला रहा था। हाँ, और एक बात, आज रात आंट मे को लेने जाना मत भूलना। तुमने गंभीर होकर पीटर को याद दिलाया। पीटर ने इंस्टिंक्टिवली सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं आंट मे को लेने जाने वाला हूं? तुमने बिना कोई जवाब दिए बस हाथ हिलाया। इस बात को तुम मत पूछो। फिर तुमने कैजुअली हाथ उठाया और पीटर को आगे जाने का इशारा किया। मैं और बेन को मेरी तरफ से बता देना कि मैं आज रात थोड़ा लेट घर आऊंगा। पीटर से अलग होने के बाद तुम सीधे एक नियर बाय इलेक्ट्रिकल स्टोर में घुसे और एक बड़ा कंटेनर क्लीनिंग लिक्विड का खरीद लिया। उसके बाद तुम एक ऐसे डेड कॉर्नर में चले गए जहां कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। तुमने अपनी स्लीव ऊपर की। ऑमनिट्रिक्स की ब्लैक डायल हल्की रोशनी के साथ ऊपर उठी और कुछ ही क्षणों में XLR-8 का आइकन सामने आ गया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपने बैटल रिकॉर्ड्स को बार बार रीप्ले कर रहा था। वह हर मूवमेंट को ध्यान से एनालाइज कर रहा था। उसने जार्विस से कहा, बैटल फुटेज फिर से चलाओ। जार्विस ने तुरंत एक वर्चुअल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट किया। हवा में एक स्ट्रेंज डायनासोर लाइक ह्यूमैनॉइड क्रीचर का पूरा 3D इमेज दिखाई देने लगा। टोनी ने प्रोजेक्शन को देखते हुए कहा, इसने खुद को XLR-8 कहा था। तुम्हें क्या लगता है, ये चीज आखिर है क्या? क्या डायनासोर्स पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे? जार्विस ने शांत आवाज में जवाब दिया, ग्लोबल डाटाबेस में किसी मैचिंग स्पीशीज का रिलायबल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। किसी डायनासोर ह्यूमन हाइब्रिड के ट्रस्टवर्दी आईविटनेस रिपोर्ट्स भी उपलब्ध नहीं हैं। केवल कुछ एंशिएंट अर्बन लेजेंड्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बेहद लो है। टोनी ने तुरंत कहा, उन लेजेंड्स को छोड़ो। ये क्रीचर अचानक कहीं से पैदा नहीं हो सकता। इसका एक प्रॉपर फाइल बनाओ। जार्विस ने पूछा, फाइल नेम? टोनी ने बिना ज्यादा सोचे कहा, XLR-8। और इसे डायनासोर बॉय मत कहना। टोनी की आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। जार्विस ने तुरंत पूरी बैटल फुटेज को अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक करके एनालाइज करना शुरू किया। स्क्रीन पर XLR-8 के फीट का क्लोजअप आया। उसके पैरों की स्ट्रक्चर किसी रोलर सिस्टम जैसी दिखाई दे रही थी। जार्विस ने बताया, नॉर्मल कंडीशन में यह क्रीचर प्रति सेकंड लगभग 16 ऑल्टरनेटिंग फुट मूवमेंट्स करता है। इसकी एस्टिमेटेड स्पीड कम से कम 300 मील पर आवर है। हाई स्पीड मूवमेंट के दौरान इसके फीट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। टोनी ने रोलर लाइक फीट को ध्यान से देखा और कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा। फिर उसकी आंखों में अचानक रियलाइजेशन आया। अगर उसके फीट रोलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, तो शायद उसे ऑर्डिनरी ह्यूमन की तुलना में इमोबिलाइज करना आसान हो सकता है। टोनी ने तुरंत कहा, नेक्स्ट टाइम मार्क 4 में फोम बेस्ड काउंटर मेजर भी ऐड करना। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र XLR-8 के चेस्ट एरिया पर मौजूद ऑमनिट्रिक्स सिंबल पर टिक गई। वह पैटर्न किसी बायोलॉजिकल ऑर्गन जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि टोनी को वह उसके अपने चेस्ट में मौजूद आर्क रिएक्टर के डिजाइन की याद दिला रहा था। टोनी ने पूछा, जार्विस, तुम्हारे हिसाब से इसके आर्टिफिशियली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जार्विस ने जवाब दिया, 0%। एक्सरे स्कैन में किसी आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन का एविडेंस नहीं मिला। इसके रोलर लाइक फीट और स्केलेटल स्ट्रक्चर पूरी तरह नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ के साथ मैच करते हैं। टोनी की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे पॉसिबल है? कोई अर्थ स्पीशीज जन्म से ही ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस और ऐसी फिजिकल एबिलिटीज लेकर पैदा नहीं होती। या तो इस क्रीचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व किया है, या फिर ये अर्थ का बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। टोनी ने तुरंत एक नया कमांड दिया, न्यूयॉर्क के सभी सिक्योरिटी कैमरास मॉनिटर करो। जैसे ही XLR-8 या उसके जैसे किसी दूसरे क्रीचर की मूवमेंट डिटेक्ट हो, मुझे तुरंत अलर्ट करना। जार्विस ने कमांड एक्सेप्ट कर लिया। टोनी ने इसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। फाइल का नाम रखा गया एलियन। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन फैक्ट्री के अंदर तुम लिटिल कैवलरी के रूप में बैठे हुए थे। तुम्हारे सामने मार्क 3 आर्मोर पूरी तरह डिसमेंटल्ड पड़ी थी। बड़े सर्किट बोर्ड्स से लेकर छोटे स्क्रूज तक हर कंपोनेंट फ्लोर पर अलग अलग रखा हुआ था। तुम्हारी बड़ी आंखें आर्मोर के हर सर्किट पाथवे को साफ साफ देख रही थीं। हेलमेट के अंदर मौजूद न्यूरल इंटरफेस सिस्टम वेयरर के नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा था। इसी वजह से टोनी सिर्फ अपने थॉट्स के जरिए आर्मोर को कंट्रोल कर पाता था। तुमने धीरे से खुद से कहा,
तो असली सीक्रेट न्यूरल कनेक्शन में है। लेकिन जितना ज्यादा तुम सिस्टम को एनालाइज करते गए, उतना ही तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ जगहें अभी भी समझ से बाहर हैं। तुमने थोड़ी परेशानी से कहा, कुछ चीजें अभी भी समझ नहीं आ रही हैं। मेरी फिजिक्स की फाउंडेशन बहुत वीक है। नॉलेज तुम्हारे दिमाग में मौजूद थी, लेकिन उसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करके समझना अभी भी आसान नहीं था। तुमने फ्रस्ट्रेशन को ज्यादा देर तक हावी नहीं होने दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम खत्म होने से पहले तुमने फिर से मार्क 3 की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद ओमनिट्रिक्स का कूलडाउन फाइनली खत्म हुआ। तुम्हारा दिमाग तेजी से नई पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करने लगा। ओमनिट्रिक्स की डायल घूमती रही और आखिरकार एक स्ट्रेंज बायोलॉजिकल सिंबल पर जाकर रुक गई। तुमने बिना हेजिटेशन के ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट किया। अगले ही पल ब्लैक लिक्विड लाइक सब्सटेंस ने तुम्हारे पूरे शरीर को कवर कर लिया। ग्रीन सर्किट लाइक पैटर्न्स तुम्हारी ब्लैक बॉडी पर तेजी से फैल गए। यह है अपग्रेड, यानी गैल्वेनिक मेकामोर्फ। यह वही एलियन स्पीशीज थी जिसे अजमुथ ने बनाया था। इसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक लिविंग मशीन जैसी थी, जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होकर उसे कंट्रोल, मॉडिफाई और एनहांस कर सकती थी। तुम्हारा आज का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, देखना कि क्या अपग्रेड उस आर्मोर को फिर से एक्टिवेट कर सकता है जिसका आर्क रिएक्टर कोर तुम पहले ही निकाल चुके थे। तुम्हारा 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ब्लैक एंड ग्रीन बॉडी अचानक लिक्विड की तरह बदलने लगा। तुम पानी की धारा की तरह फैलते हुए मार्क 3 के ऊपर चढ़ गए और कुछ ही सेकंड्स में पूरी आर्मोर को कवर कर लिया। रेड एंड गोल्ड आर्मोर का पूरा कलर स्कीम तुरंत ब्लैक एंड ग्रीन में बदल गया। ओमनिट्रिक्स का कोर बिल्कुल उसी जगह फिट हो गया जहां पहले आर्क रिएक्टर मौजूद था। तुमने अचानक खुद को सीधा खड़ा किया। मेटल जॉइंट्स से क्रिस्प मैकेनिकल क्लिकिंग साउंड सुनाई दी। उस मोमेंट में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम आर्मोर पहन नहीं रहे हो, बल्कि खुद आर्मोर बन चुके हो। तुम्हारे मन में एक थॉट आया और तुम्हारी हथेली तुरंत थ्रस्टर और एनर्जी बीम एमिटर में बदल गई। शोल्डर और साइड पैनल्स एक साथ खुल गए। अंदर से दर्जनों छोटे मिसाइल्स परफेक्टली अलाइंड होकर बाहर आए। जो वेपन्स सामान्य रूप से वन टाइम कंज्यूमेबल्स थे, अपग्रेड की एबिलिटी के कारण अब अनलिमिटेड ड्यूप्लिकेशन कर सकते थे। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ने लगी। अगर सैटेलाइट डिटेक्शन का डर नहीं होता, तो तुम इसी समय फैक्ट्री से बाहर निकलकर पूरे न्यूयॉर्क के ऊपर एक टेस्ट फ्लाइट करना चाहते। लेकिन तभी लगभग आधे घंटे बाद एक शार्प वार्निंग अलार्म गूंज उठा। ओमनिट्रिक्स की कोर डिस्प्ले तेजी से रेड ब्लिंक करने लगी। सिस्टम ने तुम्हें जबरन आर्मोर से अलग करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में तुम फिर ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गए। और जैसे ही अपग्रेड का कनेक्शन टूटा, जो आर्मोर अभी कुछ मोमेंट्स पहले परफेक्टली फंक्शनल थी, वह अचानक अपना मैकेनिकल सपोर्ट खोकर जमीन पर बिखर गई। तुमने जमीन पर पड़े पार्ट्स को देखते हुए निराश होकर कहा, अफसोस। अपग्रेड हटते ही पूरा मॉडिफिकेशन खत्म हो गया। अब साफ था कि तुम इस मॉडिफाइड आर्मोर को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे। अगर टोनी ने इसे वापस एक्टिव हालत में देख लिया, तो वह तुरंत समझ जाएगा कि किसी ने उसकी टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की है। तभी तुम्हें एक दूसरे एलियन की याद आई, वह जेनेटिकली डिफेक्टिव मेकामोर्फ जो टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके परमानेंटली मर्ज कर सकता था और कभी-कभी ओमनिट्रिक्स टेक्नोलॉजी की कॉपी भी कर चुका था। तुमने तुरंत उस विचार को रोक दिया। नहीं, ओमनिट्रिक्स को किसी कॉन्टैमिनेशन में डालना ठीक नहीं होगा। इसके बाद बाकी समय तुम ट्रांसफॉर्मेशन कूलडाउन और नए फॉर्म्स के बीच एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। तुम बार बार ट्रांसफॉर्म करते, एबिलिटीज टेस्ट करते और फिर कूलडाउन का इंतजार करते रहे। धीरे धीरे आसमान पूरी तरह डार्क हो गया। न्यूयॉर्क की नाइट किसी भी तरह पीसफुल नहीं थी। शहर में रात के समय अकेले घूमना पहले से ही रिस्की था, खासकर तब जब किसी व्यक्ति को रात 9 बजे के बाद काम से निकलकर 12 ब्लॉक्स पार करके रिलेटिवली एम्प्टी सबवे पकड़नी पड़े। ऐसी जर्नी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। उसी ठंडी हवा में रिचर्ड पार्कर अपने शरीर को थोड़ा सिकोड़कर आगे बढ़ रहा था। लगातार काम और थकान ने उसके शरीर को कमजोर और एग्जॉस्टेड बना दिया था। उसके बालों में सफेदी साफ दिखाई दे रही थी और हवा में बिखरे हुए बाल उसे और भी थका हुआ दिखा रहे थे। उसकी आंखें बेचैनी से चारों तरफ घूम रही थीं। सड़क से गुजरने वाली हर डार्क शैडो उसे एक पल के लिए चौंका देती। वह लगातार आसपास देख रहा था, जैसे उसे किसी अनजान खतरे के अचानक सामने आ जाने का डर हो। सुबह पीटर ने वादा किया था कि स्कूल से छुट्टी के बाद वह मे को लेने आएगा, लेकिन वह ठंडी हवा में कई घंटों से इंतजार कर रही थी और पीटर का कोई पता नहीं था। उसने पहले घर लौटने का सोचा, फिर डर लगा कि कहीं पीटर देर से आए और वह उसे मिस कर दे। जितनी देर बीती, उसकी चिंता बढ़ती गई। पीटर पहले कभी उसे इतना इंतजार नहीं करवाता था।
आखिर वह घर लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी दूर एक ब्लैक शैडो दिखाई दी। उसने घबराकर अपना बैग कस लिया, लेकिन अगले ही पल हल्की रोशनी में तुम्हें मे के साथ आते देखा। उसके दिल का भारी बोझ अचानक हल्का हो गया। मे ने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। यही हाथ इतने वर्षों से इस परिवार को संभाल रहा था और दोनों बच्चों को पाल रहा था। उसने कम पैसे में भी कभी शिकायत नहीं की। तुम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। तुमने मन ही मन कहा, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी। स्पाइडरमैन की दुनिया में स्पाइडर बाइट के बाद आने वाली ट्रेजेडीज अक्सर डेस्टिनी जैसी होती हैं। तुमने पीटर की मौत को रोक दिया था, लेकिन अब तुम्हें डर था कि कहीं वही बैड लक मे तक न पहुंच जाए। तुमने पीटर को कई बार मे को लेने की याद दिलाई थी, लेकिन फिर भी वह भूल गया। मन में थोड़ी इरिटेशन हुई, मगर तुम मे को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए तुमने तुरंत एक्सक्यूज बनाया, पीटर ऑस्कोर्ट में डॉक्टर कॉनर्स के पास गया है। वह बिजी है, इसलिए उसने मुझे आपको लेने भेजा है। कॉनर्स का नाम सुनते ही मे की चिंता बढ़ गई। वह जानती थी कि डॉक्टर कॉनर्स का पीटर के पेरेंट्स से गहरा कनेक्शन है और पीटर अपने पेरेंट्स के अतीत की तलाश में ही उसके पास गया होगा। जब से पीटर को अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वह इस मिस्ट्री में पूरी तरह डूब गया था। मे को डर था कि कहीं पीटर इस तलाश में किसी डेंजरस सिचुएशन में न फंस जाए। आखिर उसके पेरेंट्स उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मे और बेन ने उसे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब पीटर को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खोजने से रोकना भी उनके लिए आसान नहीं था। चिंता मत करो मे, तुमने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पीटर बस अपने पेरेंट्स की ट्रूथ के करीब पहुंचकर थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। मे की आंखें लाल हो गईं। उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि दोनों बच्चे उससे दूर न चले जाएं। तुमने उसका हाथ वापस दबाया और कहा, चलो घर चलते हैं, मैं बहुत भूखा हूं। दोनों घर पहुंचे तो बेन काफी देर से दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। तुम्हें और मे को साथ देखकर उसके चेहरे पर सरप्राइज साफ था। पीटर कहाँ है? उसने पूछा। तुमने वही एक्सक्यूज दोहरा दिया। बेन ने तुरंत समझ लिया कि यह एक हार्मलेस लाई है, लेकिन उसने तुम्हें डांटा नहीं। उल्टा उसे राहत हुई कि तुम परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। थैंक यू सन, उसने कहा। तुमने जवाब दिया, कुछ नहीं, यह तो मेरा काम है। बेन ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मे को अंदर ले जाओ, मैं यहीं पीटर का इंतजार करूंगा। तुमने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बेन ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तुम्हें पता था कि बेन पीटर के साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करने वाला है। तुम्हें यह भी पता था कि अपने पेरेंट्स की मिस्ट्री में उलझा पीटर इमोशनल होकर घर से बाहर जा सकता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यही कॉन्फ्लिक्ट आगे ट्रेजेडी का कारण बनता है। तुमने डेनिस को पहले ही रोक दिया था, लेकिन हिडन डेंजर्स अभी भी बाकी थे। तुम चाहकर भी हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को किसी क्रिमिनल की तरह पहले से खत्म नहीं कर सकते थे। आखिर तुमने मे के साथ अंदर जाने का फैसला किया। मे अभी भी परेशान थी। तुमने उसके कान के पास जाकर कहा, कुछ नहीं होगा, चलो किचन में कुछ खाने की तैयारी करते हैं। दोनों को बाद में भूख जरूर लगेगी। मे हल्का मुस्कुराई। तुम और पीटर तो मुझसे कभी लड़ते ही नहीं हो। तुमने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर पीटर ने ज्यादा किया तो मैं उसे अपनी ताकत जरूर दिखाऊंगा। मे ने तुरंत कहा, मारपीट बिल्कुल नहीं। फिर रेफ्रिजरेटर खोलते हुए पूछा, आज क्या खाना है? तुम डाइनिंग टेबल पर बैठकर बोले, फ्राइड चिकन या पोर्क चॉप। अभी इतनी भूख लगी है कि पूरा पेग खा सकता हूँ। यह पूरी तरह मजाक नहीं था। स्पाइडर एबिलिटीज और ओमनिट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से तुम्हारे शरीर को सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ रही थी। तुम्हारी एबिलिटीज अभी भी तेजी से ग्रो कर रही थीं और शरीर लगातार एक्स्ट्रा एनर्जी मांग रहा था। मे ने तुम्हारी बात सुनकर हल्की हैरानी से देखा और खाना बनाने लगी। बाहर रात और गहरी हो रही थी। घर के अंदर मे किचन में व्यस्त थी, जबकि तुम्हारे दिमाग में पीटर को लेकर लगातार कैलकुलेशंस चल रही थीं। तुम्हें पता था कि पीटर ऑस्कोर्ट में डॉक्टर कॉनर्स से मिलकर अपने पेरेंट्स की मिस्ट्री में और गहराई तक जा रहा है। यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तुमने स्पाइडरमैन की ओरिजिनल डेस्टिनी के कई डेंजरस पॉइंट्स बदल दिए थे। डेनिस को रोक दिया, पीटर को कई बार बचाया और बेन को अभी तक सुरक्षित रखा। लेकिन हर बार एक प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरी संभावित प्रॉब्लम सामने आ जाती। तुम्हें समझ आ चुका था कि डेस्टिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। किचन से खाने की खुशबू आने लगी। तुम्हारा पेट फिर से आवाज करने लगा।
मैं मुस्कुराकर बोली, थोड़ा पेशेंस रखो, खाना तैयार हो रहा है। तुमने हंसकर कहा, इस वक्त पेशेंस रखना ही सबसे मुश्किल काम है। मैंने सिर हिलाया और खाना तैयार करने लगी। कुछ देर तक घर शांत रहा, लेकिन तुम्हारे मन में कई सवाल घूम रहे थे। पीटर लौटने के बाद बेन के साथ उसकी सीरियस कॉन्वर्सेशन होने वाली थी। अगर पीटर इमोशनल होकर घर से निकल गया तो? अगर रास्ते में कोई नया क्रिमिनल मिल गया तो? अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट टाइमलाइन को फिर से ओरिजिनल डायरेक्शन में धकेल दे तो? इन सवालों का कोई सिंपल आंसर नहीं था। तुमने टेबल पर उंगलियां टैप करते हुए तय किया कि पीटर को अकेला नहीं छोड़ना है। चाहे उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कितनी भी बातें पता चलें, उसे सुरक्षित घर तक वापस लाना तुम्हारी प्रायोरिटी होगी। मैंने खाना सामने रखा। लो, पहले खाना खाओ। नेक्स्ट पार्ट के लिए टारगेट है कम से कम 3000 लाइक और कम से कम 50,000 व्यूज़ तो आने ही चाहिए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा।